నమస్తే, ఏవిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతికి స్వాగతం. మనం ఇప్పటివరకు ఎన్నో బయోపిక్లు చూసి ఉన్నాం. అయితే ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చిన వ్యక్తుల గురించి వింటే మీరు నిజంగా ఆశ్చర్యపోతారు. ఇండియన్ హెల్మెట్ మ్యాన్గా పేరున్న రాఘవేంద్ర గారి బయోపిక్ని మన తెలుగులో ఇప్పుడు తీయబోతున్నారు. దానికి డైరెక్టర్గా ధర్మేంద్ర అండ్ ఆ సినిమాని తీయబోయేది నందకిషోరు. సో ఇది నిజంగా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆసక్తికరమైన సినిమా అని చెప్పొచ్చు. అసలు ఈ ఆలోచన కలగటానికి కారణం ఏంటి? ఆ రాఘవేంద్ర గారి బయోపిక్ మీద వీళ్ళు దృష్టి పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటి? అసలు రాఘవేంద్ర గారికి ఈ హెల్మెట్ని దానం చేయాలనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది? ఈ విషయాలన్నింటినీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. రాఘవేంద్ర గారు మనతో ఉన్నారు, అలాగే నిర్మాత దర్శకులు కూడా మనతో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏం చెప్తారో వాళ్ళ మాటల్లో విందాం. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాఘవేంద్ర గారు, వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. Thank you, sir. What you did is not a small thing. It's amazing. So, first of all, how do you feel? सर फील का भी मैं हैदराबाद के अंदर हूँ. बचपन से चाइल्ड एज से मतलब मूवी साउथ की देखा करता था. और आज मैं खुद जो मेरी लड़ाई है, एक अदृश्य युद्ध जो मैं पिछले 11 वर्षों से सड़कों पर लड़ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इस मिशन को लेकर के जो मेरे ऊपर एक बायोपिक की जो बन रही है कहानी, उस चीज़ों के लिए मुझे भी खुशी है कि मेरे एक मिशंस का एक बहुत बड़ा जो सड़क से घर तक पहुंचाने के लिए एक तैयारियां चल रही हैं. और जो मेरे साथ जो धर्मेंद्र बघेल जी हैं, डायरेक्टर सर हैं, किशोर नंदन जी हैं, सारी चीज़ें, और इसमें और भी विनय मनोज सर हैं, और बाकी हमारे प्रसाद सर हैं, और प्रियदर्शनी मैम है. तो एक टीम, एक कहीं ना कहीं जो मेरी एक मिशन है कि भारत के हर नागरिक को मित्र बनाने के लिए जो निकला हूँ, तो एक अच्छी एक टीम मिली हुई है. सो फार हम स्पोर्ट्समैन्स का बायोपिक्स देख लिया, पॉलिटिकल लीडर्स का बायोपिक्स देख दिया, और एक्टर्स, सिनी एक्टर्स का बायोपिक्स देख लिया. सो फर्स्ट टाइम हेलमेट मैन आपका आपके साथ वो आया, हम आपका वो बायोपिक लेने के लिए आया ना, तो फर्स्ट दे आस्क्ड यू, वी वांट टू डू योर बायोपिक. ऑन दैट टाइम व्हाट इज योर फीलिंग? राइट, फीलिंग इज़ वेरी गुड सर. एंड जस्ट लाइक तेलंगाना जो स्टेट्स की जो जर्नी एक शुरुआत था 2014 से, और जस्ट लाइक मेरी जो स्टेट जो एक्सीडेंट्स आफ्टर फ्रंट डेथ के बाद जो हमने मिशन शुरुआत किया, आई थिंक कुछ कनेक्शन होगा, तभी ये खींच करके और यहाँ पर लेकर आए. और मुझे बहुत खुशी है कि इतने बड़े मतलब जो कि एक साउथ नंबर 1 मानी जाती है जो मूवी का, और कहीं ना कहीं जो मूवी एक सांस्कृतिक से लेकर के एक भारत के लिए एक तेज एक ग्रोथ के ऊपर के आने वाली चुनौती क्या है, उन चुनौतियों को लेकर के हमेशा से मूवी देख कर के एक मोटिवेशन मतलब रही है. और उस चीज़ों को लेकर के अपने आप को यहाँ पर देखना एक ऐसा लग रहा है कि ड्रीम है, सपना है जो ऐसी चीज़ हो रहा है. बट आने वाले समय में लोगों के लिए भी बड़ा एक चैलेंजेस, जो कि लोग हमें जैसे पागल कहा करते थे सड़क पर, जो अभी भी देख रहे हैं स्टूडियो में हेलमेट पहन करके बैठा हूँ, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी तो रहती है, लॉट्स ऑफ थिंकिंग. बट ये है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले 1 साल में एक योद्धा की तरह जो एक मूवी ये चीज़ आएगी, तो मुझे भी बड़ा खुशी है, प्राउड है कि इस युद्ध को मतलब 1.4 बिलियन नागरिक तक पहुंचाने के लिए हैदराबाद जो सिटी है, जो अपनी तेलुगु ये चीज़ें फिल्म है इस भाषा में, इस लैंग्वेज में, और जो कि पैन इंडिया जो कार्य कर रही है, तो किसी के लिए भी प्राउड की बात वो चीज़ें होती है. యా నందకిషోర్ గారు, అసలు హెల్మెట్ మ్యాన్ బయోపిక్ తీయాలన్న ఆలోచన ఎవరిది? అసలు ఎవరికి వచ్చింది ఆలోచన? దీన్ని ఎలా, ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయిందా, ఎలా ఏంటి? మీరు ఇప్పుడు ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగారు సార్, ఏమన్నారంటే ఓన్లీ స్టార్స్ వే బయోపిక్ తీస్తారన్నారు. అది యాక్చువల్లీ చాలా మంచి క్వశ్చన్. నాకు ఇప్పుడు అనిపించింది ఏంటంటే, మా ఆలోచన ఇన్స్పిరేషన్ అంటే మన మోడీ గారే. ఎందుకంటే మోడీ గారు ఎవ్రీ నూక్ అండ్ కార్నర్కి వెళ్ళి మనుషులని, కామన్ మ్యాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి, ఇప్పుడు మీరు లాస్ట్ కొన్ని నెలల్లో చూస్తున్నాం మనం పద్మశ్రీలు ఎవరెవరికి ఇస్తున్నారు, అసలు మనం ఊహించలేదు మనం. అలాంటిది అసలు మనం ఆ వ్యక్తుల్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేని వ్యక్తుల్ని కూడా ఈరోజు సెలబ్రిటీస్గా అవ్వారు అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ థింక్ గ్రౌండ్ లెవెల్, గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ నుంచి థింక్ చేసి వాళ్ళని ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళకి ఒక రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు చేసిన పనికి రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు. సో ఈ ఐడియా ఏంటంటే సార్, రోడ్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి చాలా కామన్ మన ఇండియాలోనే కాదు అన్ని చోట్ల కామన్. మనకు 2 వీలర్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్
lack of awareness and negligence. Mostly మనకి negligence, చల్తా yeah. హై యాటిట్యూడ్ Yeah. ఇండియన్స్కి. సో ఇది ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఈ ఒక మెసేజ్ చేరాలి అనేది ఒక విజన్. ఏది చేసినా ఒక విజన్తో ఆలోచిస్తాం. వీ హ్యావ్ టు ఓన్ సంథింగ్. మన ఆ విజన్ అయితే ఏదైతే ఉందో ఒక మెసేజ్. దిస్ ఈజ్ నాది ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్. ఓకే. సో ఈ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏదైనా మంచి సొసైటీలోకి మెసేజ్ తీసుకెళ్ళాలి అనేది ఒక మూవీ ద్వారా అయితే ఇంపాక్ట్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ నా ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది మెసేజ్ వెళ్ళాలి. అండ్ ఇదే స్టోరీ ఎందుకు ఎంచుకున్నామంటే ఇట్స్ యూనిక్గా అనిపించింది నాకు. ఓకే. చాలా ఉన్నాయి మనకి, అందులోనే ఇది ఎందుకో మరి అది భగవంతుడి ఆజ్ఞో తెలియదేంటో అలా కనెక్షన్ అలా జరిగింది. సో హెల్మెట్ మ్యాన్ దృష్టిలోకి రాగానే మేము డిస్కస్ చేయగానే ఇదేదో కాన్సెప్ట్ యూనిక్గా ఉంది. అసలు ఒక వ్యక్తి సింగిల్గా ఏదైనా రెవల్యూషన్ స్టార్ట్స్ విత్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ అన్నట్టు ఈయన సింగిల్గా హెల్మెట్స్ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ ఎంతోమంది లైఫ్స్ సేవ్ చేయడానికి అనే ఒక తపన అనేది ఆయనకి అసలు ఎందుకు చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకి ఒక చిన్న సోషల్ సర్వీస్ చేయాలంటేనే మనకి బోల్డంత రెవెన్యూ, బోల్డంత ఫండ్స్ కావాలి. అలాంటిది ఒక్క వ్యక్తి ప్రజల వరకు తీసుకెళ్ళి ఎన్నో ఎదురు దెబ్బలు ఎదుర్కోవాల్సి కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా మంచి పని చేద్దాం అనుకుంటే నన్ను చేయనివ్వకుండా ఆపడానికి చాలామంది ఉంటారు. ఓకే. సో అవన్నీ నాకు ఎందుకో బాగా అనిపించింది. డిస్కస్ చేసినప్పుడు మేము మా టీం ఎవరైతే అన్నారో ప్రసాద్ గారు, ప్రియదర్శిని అండ్ మన ధర్మేంద్ర గారు వీళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక దీనికి వచ్చి డిసైడ్ చేసాం. या धर्मेंद्र गारे आप बोलिए. जी सर. सो आप राघवेंद्र सर को स्टडी किया? हाँ सर, पहले तो थैंक यू एबीएन न्यूज़ का और ऑल टीम और जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं. सर पिछले मैं कई साल से इनका संघर्ष देखा और हैदराबाद मेरा आना जाना लगा रहता है. तो सीएल प्रसाद, प्रियदर्शनी मैडम मैं बहुत करीब हूँ. रिसेंटली एक मूवी डायरेक्ट किया जो अगस्त में रिलीज़ हो रही है, पुल्लू. ओके. तो सर इस तरह के मैं खुद सोशल स्मॉल विलेज से आके तो वो सब देखा कि एक आदमी सड़क पे कॉमन मैन अपना घर बेचकर, बीबी के गहने बेचकर, गांव की ज़मीन बेचकर उन लोगों को बचा क्यों रहा है? क्या पड़ी है इसको? अच्छी खासी सैलरी सर, आईटी कंपनी में टॉपर रहा. तो मैंने लगा एक कॉमन मैन की एक बायोपिक बननी चाहिए. एक साल स्टडी पूरा करने के बाद तो मैं नंदकिशोर सर, प्रिया मैडम सर को बोला सर इस तरह का एक सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सर तेलुगु लैंग्वेज में बनाऊंगा कि क्योंकि तेलुगु लैंग्वेज से हम लोग जो एक लगाव है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के लोगों की जो फीलिंग्स है अपने संस्कारों के लेके, वो बॉलीवुड में नहीं है सर. आज पूरी इंडिया में पंजाब में हो या बिहार में हो या उत्तर प्रदेश या कोई भी राज्य, साउथ की फिल्मों को लोग बहुत पसंद करते हैं. राघवेंद्र जी आप ओके बोले तो बॉलीवुड में भी बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स आपका बायोपिक कर सकते. So far anybody approach you? Not these people, anybody? राइट सर, किसी ने अप्रोच वो चीज़ें नहीं किया, बट वही है कि उधर रुझान भी मेरा पिक्चर की तरफ नहीं रहा है. कभी भी मैंने हमेशा साउथ की मूवी देखी हुई है. Okay. और हालांकि चीज़ों से कुछ सीखना होता है, किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी लगन के प्रति. हमने पहले भी ऐसे बहुत कुछ ऐसे मूवी देखी है जो एक इंस्पिरेशनल होती है. और बाकी उधर जैसे इंडियन आइडल के भी मंच पर वहाँ बड़े बड़े लोगों से सब कुछ मिलना. लेकिन ये था कि अभी जैसे धर्मेंद्र सर ने ही मुझसे डिस्कशन किया मूवी का, तो मुझे ही शौक था कि सर मेरी भी जर्नी 11 साल की है, जो लड़ाई है, बट इन्होंने कहा कि जो आप दोस्त के लिए कर रहे हैं, एक फ़ाइट लड़ रहे हैं, एक अदृश्य योद्धा बन करके जो आज सड़कों पर जो कार्य कर रहे हैं. मैंने अपने दोस्त को जो माँ को वचन दिया था, तो इन्होंने खुद, क्योंकि ये मतलब होता है ना कि हम जैसे लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, लेकिन खजाना जो होता है हमेशा गहराई में मिलती है. तो हमारे धर्मेंद्र बघेल सर ये बिल्कुल डीप में जा कर के मेरे बारे में जो इन्होंने अध्ययन किया. और सड़क दुर्घटना आज देखें तो हर दिन 1300 हादसे हो रहे, 500 चिताएँ जल रही हैं, और ये बहुत बड़ा वो चीज़ें मुद्दा है. तो आई थिंक जो हमारे बॉलीवुड की मूवी थी, या उनको ये ऐसे मुद्दे दिखते नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हीरो हैं. रोड एक्सीडेंट्स मतलब खुद भी उन्होंने किए हुए हैं, और इस तरह के वहाँ पर उन शहरों में रोड एक्सीडेंट के जो है जिस तरीके से एक्सीडेंट्स जो आते हैं, वो बड़े ही मतलब एक मजाकिया बन के रह जाता है चीज़ों को लेकर के, जबकि उनके नाक के तले ही हो रहा है. इतने बड़े आप पुणे एक्सीडेंट्स देखेंगे, मुंबई एक्सीडेंट्स देखेंगे, एक बड़े बड़े हमने अपने देश के इतने बड़े उद्योगपति सारस मिस्त्री जी को भी खोया, जो कि 500 करोड़ के सूर्य मंदिर बनवा कर आ रहे थे. करोड़ों रुपए की गाड़ी थी, एक छोटी सी मतलब दुनिया के लिए जो सीट बेल्ट बना, एक छोटी सी एक
उनकी नेग्लिजेंस जो गलतियां थी उनकी पूरी इमारत को ध्वस्त कर दी। तो ये रोड एक्सीडेंट्स जब भी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं तो सड़क दुर्घटना एक आपातकालीन चुनौती के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि इस चुनौती को धर्मेंद्र बघेल सर ने वो चीज़ें, हमारे शैल प्रसाद सर ने आज जो बैठे हैं नंद किशोर सर ने ये चीज़ें, और एबीएन न्यूज़ ने भी आज चीज़ को देखा। और हैदराबाद से मतलब एक होता है ना कि हैदराबाद के भी तक बिरयानी तक ही मैं सीमित था नाम सुना था, वो चीज़ें कैंपेन किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हैदराबाद में इस तरह के लोग मतलब जो फिल्म मेरी चीज़ों को ऊपर वो एक्सेप्ट करेंगे और इस लड़ाई को एक मेरे साथ एक मित्र बन करके जो करेंगे। तो ये मेरे लिए खुशी की बात भी है। और आई थिंक जो मेरी लड़ाई है, जो मेरा मिशन कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल के रूप में भी कहीं ना कहीं एक स्टॉप जो अपनी प्लानिंग करता हूँ, तो आई थिंक इस एक नया रिवोल्यूशन आए। और साउथ की मूवी ने हमेशा रिवोल्यूशन लाके खड़ा किया है। సో ఫస్ట్ అసలు మీకు ఈ హెల్మెట్ని మనం డొనేట్ చేయాలన్న ఆలోచన ఎప్పుడు వచ్చింది? అంటే ఐ మీన్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ దిస్ డూయింగ్ డొనేషన్ ఆఫ్ హెల్మెట్స్? स्टार्टिंग का डोनेशन एक्चुअली वेरी इज द बिग प्रॉब्लम, ये चीज़ें रहा नहीं। और इस चीज़ के एसेट्स के लिए धर्मेंद्र बघेल जी ने बताया कि मैंने व्यक्तिगत इंडिविजुअल एसेट से जो लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैंने अपने मित्र को खोया था जो अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। जो पहली बार ऐसे दृश्य देखा कि मतलब एक माँ जो है अपने पुत्र को खोने के बाद उसके आंखों में आंसू नहीं, वो रक्त के आंसू थे। क्या नाम है आपका मित्र का? कृष्ण कुमार ठाकुर नाम है। कृष्ण कुमार, हाँ। और 20 साल के मन्नतों के बाद हुआ था। तो मैंने ये देखा कि अपने मित्र को एक हेलमेट ना खोने की वजह से मैंने ये संकल्प लिया कि भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा और किसी को भी बिना हेलमेट की वजह से सड़क पर खोने नहीं दूंगा। ये मेरी लड़ाई व्यक्तिगत थी। हालांकि लोग मुझे पागल कहते रहे, हिंदुस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस रहे जो कि मूवी में दिखे कि क्या क्या चैलेंजेस रही इनको, लेकिन लोगों को सिर्फ मेरे मस्तक पर हेलमेट और हेलमेट देने तक ही लोग सीमित हैं। लेकिन ये मूवी अपने आप में एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशन लेकर के आएगी, और आई थिंक भारत के बहुत सारे युवा एक नया इस रिवोल्यूशन का हिस्सा बनेंगे। इस आज़ाद भारत को खुशहाल भारत बनाने के लिए एक मूवी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। So far, how many helmets you सर donated? 70,000 हेलमेट 11 वर्ष में पिछले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 22 स्टेट विजिट करके। 20 states? हाँ, और 70,000 जी, helmets. और 40 लोगों की लाइफ भी सेव किया हूँ। ये वो लोग हैं जो अपने घर में भगवान के बीच में तस्वीर लगा रखे हैं कि आज उनकी वजह से वो चीज़ें, तो ये मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन है ये। Okay. What they told? Actually, आपके भगवान के सामने आपका तस्वीर लगा के पूजा कर रहा है ना? राइट सर। When you met them, what they told? मेरी टाइम्स विजिट्स इन माई हाउस, जैसे मेरे घर पे मिलने के लिए। अभी जापान से भी NHK न्यूज आई थी टीम ऑलरेडी, वो उनके घर गए थे, तो उनके साथ मुझे भी जाना पड़ा। तो बट मुझे आइडियाज़ नहीं था, लेकिन जब न्यूज़ की टीम गई थी उन्होंने वो देखा पिक्चर, तो मुझे भी एहसास हुआ उनके जब न्यूज़ के माध्यम से भी उनके लिए मैं भगवान था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो घर में मेरी तस्वीर भी वो लोग लगा रखे हैं या वो चीज़ें मानते हैं। बट उनके जब मैं घर गया तब जाके पता चला कि हाँ वो चीज़ें, तो ये चीज़ें अब उनको लगता है कि नहीं मैं हूँ, बट मुझे ये रहता है कि मैं तो अपने मित्र को नहीं बचा पाया, आप अपने मित्र को बचाएं, ये लड़ाई लड़ें, क्योंकि ज़िंदगी आपसे वो चीज़ें नहीं है, आपसे कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मिशन उन तक, और कहीं ना कहीं भगवान ही संदेश देता है, क्योंकि आज मंदिरों के बाहर लोग लंबी लाइन, लंबी उम्र की दुआ मांग रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि सड़क को ही धर्म की तरह मार्ग बनाए, क्योंकि हर इंसान की जो एक दूसरे से मिलने का जो होता है रास्ते, वो सड़क ही तय करती है। और सड़क पर हम आए दिन जो देख रहे हैं कि इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, हर वर्ष 2 लाख लोगों की जान जा रही है, एक बहुत बड़ी त्रासदी है। और ये 2 लाख लोग इंसान ही नहीं बल्कि स्किल मैन पावर भी हम खो रहे हैं, जो हमारी भारत की इकोनॉमी के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है इस चीज़ों को समझने की। तो एक मूवी जो बहुत बड़ा, जो शायद मेरे बारे में जाने लोग अभी वंचित रह गए हैं, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा रोल वो चीज़ें प्ले करेगी, जो इस मूवी के माध्यम से जो लोग समझ पाएंगे इस दर्द को। ये मिशन के लिए व्हाट आर द डिफिकल्टीज सो फार यू फेस्ड? डिफ़िकल्टी सर एवरी डे एंड मैनी टाइम्स, मतलब फेसेस जस्ट लाइक आपको कैंपेन करना है। आई एम गोइंग टू डिफरेंट स्टेट्स यू विजिटेड, दिस इज़ द लैंग्वेज प्रॉब्लम। अभी हैदराबाद में ही हूँ, सो मेनी मतलब लैंग्वेज, बट आपका मिशन एक है लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए। तो चैलेंजेस तो एवरी डे रहते हैं। जैसे मैं कार भी चलाता हूँ, हेलमेट पहन करके ही सारी चीज़ें करना, तो लोग फ्लाइट में भी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो वो लोग भी, उनके लिए एक मतलब हंसते हैं लोग कि हाँ ये पागल या जो भी चीज़ें जिस तरह के। बट ये है कि जब कोई गूगल करता है या इन्फॉर्मेशन लेता है तब वो जान पाता है। तो चैलेंजेस तो एवरीडे रहते हैं, उसमें बहुत सारे फैमिली का भी जो नाखुश होना, मतलब ये चीज़ें करना, अपने सारे एसेट्स को ख़त्म कर देना। मेरे जैसे युवा आज हर कोई एक अपनी ज़िंदगी के भविष्य के लिए सोच रहा है, और मैं अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा करके, मतलब
हर चीज़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए अदृश्य युद्ध है सड़क दुर्घटना जो लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि आज जितनी ये मौत हो रही है, आज से 5000 वर्ष पहले किसी युद्ध में हुआ करती थी। आज बिना किसी युद्ध के 2 लाख लोग हमारे भारत की सड़कों पर मर रहे हैं, 3.5 लाख लोग घायल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो हैदराबाद है अपना, ये जो साउथ है, जो आध्यात्मिक है वो चीज़ें, तो इस अदृश्य युद्ध की जो इस मूवी के माध्यम से वो पहचान उन्होंने किया, मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ, थोड़ा सा डेस्टिनी को भी मानता हूँ। तो आई थिंक वो यहाँ पर अपने साउथ के फिल्मों में है, ईश्वर चाहता है कि नहीं कुछ न कुछ ऐसा हो, तभी आज आपके स्टूडियो में बैठकर आने वाली कभी मूवी के ऊपर अभी भविष्य के बारे में बात की जा रही है, और ताकि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन के लिए ये मिशन के लिए आप लड़ रहा हूँ। इवन आपका फैमिली भी सपोर्ट नहीं तो जी। ये नहीं कर सकता ना। सो आपका फैमिली के लिए बोल दीजिए क्या। देखिए, फैमिली शुरुआती दौर में किसी भी पेरेंट्स के लिए चीज़ें बुरा लगता है, चाहे मेरी वाइफ के लिए बहुत ही से बुरा रहा, बट आप किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं, वो आपके घर तक आ रहा है, वो आपको एक अलग शक्ल के रूप में देख रहा है, एक अलग आपको इंसान के रूप में नहीं देख रहा है, एक अलग रीजन दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं फैमिली की भी सोच चेंज होती है कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो जो मेरे कार्य अगर अच्छे हैं तो उसमें आहुति उन्होंने भी दिया अपना, वो चीज़ें फिर बाद में सपोर्ट, जैसे वाइफ का ज्वेलरी देना, घर को सेल करना, उनका सपोर्ट लेना। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं दुनिया को समझाने जा रहा हूँ, अगर अपने फैमिली को ही समझाने में अगर असफल रहा, तो आई थिंक मेरे मिशन का कोई फ़ायदा नहीं रहा। लेकिन मैं जैसे योद्धा था, आज मेरी फैमिली भी मेरे मिशंस को देखकर कार्य देगा कि योद्धा के रूप में वो चीज़ है। तो ये मेरी अचीवमेंट है, और अब हमें पता है कि भारत की हर फैमिली एक योद्धा के रूप में वो चीज़ें लड़ाई लड़ेगी इस पिक्चर के माध्यम से। आपके फैमिली के अलावा हु आर सपोर्टिंग यू में? बहुत लोग होते हैं ना जो मेनली एक्सीडेंटल फैमिली है, ओके। जो आज वो गम के अंधेरे में डूबे हुए थे, तो वो फैमिली के लिए जैसे वो एक मैं ताकत बन जाता हूँ। क्योंकि हर दिन जिस प्रकार 1300 हादसे हो रहे हैं, जो जैसे मैंने 500 लोगों की डेथ हो रही है, उनमें से कोई भी सड़क पर ऐसे लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आ रहा है। करोड़ों लोगों की डेथ हुई तब हम जैसे इंसान अपने मित्र को खोने के बाद, तो अब वो लोग भी चाहते हैं। बहुत ऐसे फैमिली हैं, किसी ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया हुआ है, तो आज वो एक मेरे साथ एक योद्धा के रूप में खड़े हैं। उन्होंने बोला हमें भी बदला लेना है इस लड़ाई का, अपने पिता के मौत का, इस जागरूकता की लड़ाई का हिस्सा बनना है। तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि वो मेरे साथ हिस्सा हैं। कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जैसे उत्तराखंड है, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर, तो मैं वहाँ के भी प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस मिशन को समझा वो चीज़ें, और आज वो सपोर्ट के रूप में करते रहते हैं। और बाकी अब तो हर स्टेट्स में अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, मतलब वो चीज़ है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो आज उन अच्छे लोगों की वजह से ही आज मैं 22 स्टेट में घूम करके कार्य कर पाना, और इस तरीके से मिशन में आगे बढ़ पाना, और उनका हौसला देना, तो ये रहा है। और स्ट्रेंजर तो मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान को मैं अपना दोस्त बनाने के लिए निकला हूँ। आज सही कल सही वो दोस्त जरूर मेरा बनने के लिए तैयार रहता है। वो తన లైఫ్ మొత్తం మీరు స్టడీ చేసి స్క్రిప్ట్ రెడీ చేశారు. यस यस सर। సో ఏంటి మీకు ఇందులో పేయింగ్ ఎలిమెంట్ అంటే, ఇప్పుడు మనం సినిమా అనేది అటు కమర్షియల్గా సక్సెస్ అయితేనే మనం ఫర్దర్గా ముందుకెళ్ళగలం కదా. సో ఇందులో తన లైఫ్ హిస్టరీలో మీరు గమనించిన పేయింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? सर हमारा मेन मोटिव है यूथ, యూత్. क्योंकि राघवेंद्र जी ने एक लॉ पास कराया था सुप्रीम कोर्ट से कि अगर एक माँ बच्चे को बचपन से ये सिखाएगी कि बेटा तुमको रहना कैसे है, चलना कैसे है, तो वो बच्चा स्वतः ही वो सीख जाएगा आगे आगे तक, जब 18 साल का होगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक 4 साल का बच्चा भी हेलमेट पहने, ఓకే. तो लॉ इन्होंने पास कराया। तो सर बात ये हमारी इमोशन पॉइंट, आज जो भी बिग हिट मूवी हैं तेलुगु सिनेमा की, चाहे सलार हो या KGF हो, किसी का मदर सन का इमोशन है, फ्रेंड इमोशन है, तो मोस्टली इमोशंस एक दोस्त के लिए वो युद्ध लड़ रहा है जो शायद उसका एक रियल ब्रदर भी नहीं लड़ेगा। तो आई लाइक दिस स्टोरी। फिर देन नंदकिशोर सर धर्मेंद्र गो आउट करते हैं, बनाते हैं। तो मैं बोला नहीं सर, नॉट अ हिंदी, ओनली तेलुगु। ఓకే. हाँ, आई एम, तो सर आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सर का, प्रोडक्शन हाउस की ऑल टीम, प्रियदर्शनी मैडम, CL प्रसाद सर, ऑल टीम, विनय जो मेरा को डायरेक्टर है, सब हेल्प किए सर। నందకిషోర్ గారు, ఇప్పుడు మీకు ఇదే ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ రిస్కీ, జనరల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక రిస్క్ ప్రొడక్షన్ మీకు. కోర్స్ మీరు ఒక సోషల్ కాజ్తో దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుండొచ్చు, బట్ వేరాజ్ మీరు ఇది సక్సెస్ అయితేనే ఇలాంటివి నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ మీరు చేయగలరు. అంటే ఇప్పుడు తను ఒక కామన్ మ్యాన్, ఇలాంటి కామన్ మ్యాన్ ఎంతోమందిని మీరు వెలుగులో తీసుకురావచ్చు ఇది సక్సెస్ అయినప్పుడే. సో దానికి మీరు తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏంటి, అసలు మీరు దీనికి అనుకున్న బడ్జెట్ ఏంటి? ప్రాజెక్ట్లో దిగిన తర్వాత అటు అవ్వచ్చు ఇటు అవ్వచ్చు,
ఇప్పుడు ఏంటంటే కీపింగ్ ఆల్ ఎగ్స్ ఇన్ వన్ బాస్కెట్. ఇప్పుడు మొత్తం బడ్జెట్ అంతా ఒక మూవీలో పెట్టి అది ఎటు కాకుండా అయిందంటే మీరు అన్నట్టు చాలా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏవైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అవి తీసుకున్నాం. సో ప్రాపర్ ఒక టీమ్ వర్క్ అనేది, ఎందుకంటే మూవీ అనేది ఇట్స్ అన్ ఇండస్ట్రీ, టీమ్ వర్క్ ఒక్కరితోనైతే చేసేది కాదు. మనం ఏదో మనీ ప్రొడక్షన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము ఇది అయిపోవాలి అంటే కాదు. సో నమ్మకం పెట్టుకున్నాను నేను టీం మీద. సో వాళ్ళు బాగా చేస్తారని స్క్రిప్ట్ అంతా ఫస్ట్ స్టోరీ నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ బిలీవ్ చేసింది నాకు స్టోరీ ఈ బయోపిక్ ఏదైతే కామన్ మ్యాన్ మీద తీయాలనుకున్నారో అది నేను ట్రస్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే నేను మూవీ బఫ్ సార్, దాన్ని లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేదు నాకు. మలయాళం తమిళ్ చూస్తూనే ఉంటాను. మలయాళం మూవీస్ మీకు తెలియదేమో మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలా చిన్న సినిమాలు ఉంటాయి, సూపర్ హిట్ ఉంటాయి. అవి ఎలా అంటే మీకు ఓటీటీలో కానీ ప్రైమ్లో కానీ మన నెట్ఫ్లిక్స్లో కానీ చాలా మూవీస్ ఉంటాయి, చాలా మెసేజ్ ఓరియంటెడ్. అవి మనకి పేర్లు తెలియని కూడా తెలియవు, కానీ ఆ మూవీ మీరు ఒక 2 hours స్పెండ్ చేశారంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. మలయాళీ ఇండస్ట్రీలోని అలాంటి మూవీస్ కాన్సెప్ట్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ తీయగలేంది మనం ఎందుకు తీయలేము, సస్టైన్ అయితే అవుతాం. నేను అది బిలీవ్ చేశాను. ఒకటి మెసేజ్, విజన్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ లేనిదే ఏది లేదు. ఎంటర్టైన్మెంట్తో కొంతమంది ఒక 50% క్రౌడ్ని మనం అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం. ఆ 50% క్రౌడ్ వెళ్ళి ఇంకొక 50%ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో ఎలాగంటే అది బిలీవ్ చేసి సక్సెస్ఫుल 100% डेफिनेटली అవుతామని. क्या नंदकिशोर साहब बोलिए ना, आपको क्या समझ किया? हाँ, वो 50-50% एंटरटेनमेंट भी देख रहा हूँ ये बायोपिक में वो वैसा बोला. सो आपका बायोपिक में एंटरटेनमेंट एलिमेंट क्या है? एंटरटेनमेंट सर ये खुद डायरेक्टर साहब बैठे हैं, ये सर सब कुछ कुछ घटना ऐसी हैं इनके साथ में कि कोई No, व्यक्ति is there any కామెడీ incidents? ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కామెడీ ఎలిమెంట్స్. Exactly. सर Have you faced any entertainment? अभी मैं there are एंटरटेनमेंट comedy elements. हाँ एक कॉमन मैन होकर के अभी आपके साथ इंटरव्यू ही दे रहा हूँ सारा चीज़ें. ये भी लोग सोच रहे हैं हेलमेट पहन के ही दे रहा है, तो उनके लिए भी. और जैसे मेरी कार के पीछे एक संदेश भी रहता है, जैसे कार भी मैं हेलमेट पहन के चलाता हूँ तो एक मैसेज भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें. तो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ मतलब वो चीज़ें. और सबसे बड़ी बात है कि मैं सड़कों पर जब हेलमेट, कई लोग ऐसे बाइकर्स जो हैं जो मेरे से भी ऊपर ओवर स्पीड में भागते रहते हैं और उनको पीछा करके मतलब उनसे भी, मैं 100 से ऊपर का भी गाड़ी नहीं चलाता, बट उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने ऐसे रूल ब्रेक किए हैं कई बार. तो फिर उनको जाके हेलमेट दिया हूँ पकड़ करके. तो ऐसे एक्सप्रेसवे पे So on that time, what is the reaction of the biker? रिएक्शन इज द वेरी शॉक कि मतलब ये पर्सन कौन सा आ गया सारा हर चीज़ें. एक्चुअली अगर मैं हेलमेट नहीं पहना होता, अगर कार में नहीं बैठा होता तो उनका रिएक्शन कुछ आई थिंक डिफरेंस होता है कि क्यों मेरा पीछा कर रहा है. बट वो खुद देख रहे हैं कि यार हेलमेट पहन के आ गया है और हेलमेट मुझे दे रहा कोई है. आदमी मेरे साथ आरसी हैं, सब हैं वो एग्जैक्टली. तो वो समझते हैं कि हाँ रियल में इसने सब कुछ आया. और एक संदेश मैं यही बोलता हूँ कि आपको मित्र बनाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो इंटेंशन है उनकी लाइफ सेविंग का, और उस व्यक्ति में मैं अपने एक मित्र को देख रहा होता हूँ. और मुझे भी लगता है कि दुनिया के लिए भले ही मेरा मित्र मर चुका है लेकिन मेरे लिए जीवित है, मुझे उसके जीवित रखना है. तो एक वादा है, एक वो चीज़ है. तो वो मैं लड़ाई तो वो भी समझता है. कॉमन मैन, एक मैं भी कॉमन मैन हूँ. तो कहीं ना कहीं वो भी दूसरे रोड एक्सीडेंट्स को एवरीडे देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, टीवी देख रहा है, बट कोई प्रयास नहीं कर रहा है. उस भारत देश में रह रहा है, कमियाँ हर किसी के पास है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन के लिए कौन लड़ रहा है? तो हमें सॉल्यूशन चाहिए. आज भारत के अंदर जिस तरीके से भारत तेज़ी से विकास कर रहा है, एक मजबूत राष्ट्र बन रहा है, हम इतने बड़े वर्ल्ड में वो चीज़ें लेके आ रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी, जो मौत के आंकड़े हमारे देश के 1.4 बिलियन नागरिक फेस कर रहे हैं. आज हमारे देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, वो भी अपने पुत्र को नहीं बचा पाई एक हेलमेट देने में. तो कहीं ना कहीं वो हर माँ के लिए हमें सोचना है, और सबसे ज़्यादा बलिदान माँ ही दे रही है. तो हर इंसान को मतलब कहीं ना कहीं जो परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है. और आज तक किसी गूंगे के इतिहास न दुनिया ने सुनी, लोगों ने सुना. अगर मैं भी चाहता तो गूंगा बन सकता था, मैं चुपचाप अपनी ज़िंदगी लाइफ जी सकता था, लेकिन मैंने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि इस अदृश्य युद्ध के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, यमराज से लड़ने के लिए तैयार हो गया. तो वही चीज़ है. तो मैं चाहता हूँ कि भारत का हर एक कॉमन मैन जो सपना देख रहा है, वो अपनी ज़िंदगी को अचीव वहाँ पर देखना चाह रहा है. कोई क्रिकेटर बनना चाह रहा है, कोई इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर. लेकिन आए दिन रोड एक्सीडेंट में आपके भी न्यूज़ के माध्यम से आप खबरें दे रहे हैं. एक घंटे की बात करूं तो 8 लोगों की हमारे भारत की सड़कों पर मौत हो रही है. 20 लोगों की मौत हो रही है. 8 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के होते हैं. हमारे एक दिन में हैदराबाद, जो कि अपने यहाँ के स्टेट की बात करूँ, एक दिन में 20 लोगों की मौत हो रही है, जो मैं आंकड़े पढ़ रहा हूँ.
और यहाँ पर आईटी हब होने के बावजूद भी जो मौत की रफ्तार जो है, स्किल मैन पावर की डेथ हो रही है। तो इस चीज़ों से हमारा भारत का हर नागरिक देख रहा है, एक यूथ देख रहा है कि रियल में समस्या है, और हम सिर्फ पुलिस और प्रशासन तक ही सीमित हैं। हम कब एक योद्धा बनेंगे, हम कब लड़ाई की शुरुआत करेंगे? तो आई थिंक ये मूवी है एक बड़ी जंग के लिए, मतलब एक ऐलान करने के लिए, इस अदृश्य युद्ध को हर भारतीय पहचानेगा और कहीं ना कहीं इसको एक लड़ाई के रूप में लड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी मेरी नहीं है, भारत के हर नागरिक की है। इस देश को ज़रूरत है हर नागरिक की, तो वही चीज़ मूवी का एक सबसे बड़ा एक पार्ट है। सर कभी कभी ऐसा होता था, आई थिंक मैं जब सर की वाइफ से मिला तो बहुत एक इनोसेंट टाइप बोलती कि इनको बुलाते थे रिश्तेदार शादियों में कि सर आइए, तो ये हेलमेट लगा के जाते थे। तो वहाँ उनको शर्म आती थी कि तुम मेरे साथ मत आया करो, लोग मजाक बनाते हैं तुम्हारा, बोलते तुम्हारा पति साइको हो गया, पागल हो गया। तो ये सब मोमेंट हैं सर इनकी लाइफ के। तो जितने रिलेटिव थे उन्होंने बोला कि उसको नहीं बुलाते हैं, लोग हंसेंगे हम पर। तो ये सब चीज़ें, बट आज मुझे बड़ा खुशी होती है कि आज इंडियन आर्मी जो लेफ्टिनेंट जनरल, उन्होंने कहा कि भारत को भले ही आर्मी की ज़रूरत, लेकिन अब आर्मी को हेलमेट मैन की ज़रूरत है। मैं जब गया था उनके साथ तो उन्होंने कहा कि यार पिछले 3 महीने में मैं 8 पत्नियों को सामने विधवाएं के रूप में देख रहा हूँ, और ये लोग छुट्टी के दौरान जो गए थे हेलमेट नहीं पहने थे, और आज मेरे जवानों को बचाने के लिए सिर्फ एक आप ही विकल्प हो। तो मैंने वहाँ से एड्रेसिंग किया और अभी कंटिन्यूसली कर रहा हूँ। जैसे पठानकोट गया, एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ लगभग एक हफ्ते में 18,000 स्कूली बच्चे थे, 12,000 जवान थे, उनको एड्रेसिंग किया। अभी युद्ध छिड़ गया था, अभी मेरा कैंपेन रुका है पूरे साल। मतलब भारतीय आर्मी बहुत सारे मोटिवेशन, उस कैंटीन के अंदर जो हेलमेट थे सब खत्म हो गए। जो ब्रिगेडियर साहब ने उन्हें और 50,000 हेलमेट का ऑर्डर दिया। उन्होंने खुद कहा कि राघवेंद्र आपने ऐसा क्या कार्य किया, मतलब हमारे जवान कैंटोनमेंट की फैमिलियां हैं, हर बच्चे के लिए हर कोई हेलमेट लेने की कतार में लगा हुआ है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, मतलब ये चीज़ें, लेकिन आपके आने से ऐसा इतना बड़ा रिवोल्यूशन क्यों हुआ? तो उनको लगा कि ये भारत के हर कैंटोनमेंट एरिया में, क्योंकि हमारे जवान हर साल 1200 रोड एक्सीडेंट में शहीद हो रहे हैं, आम जनता तो 2 लाख ऊपर मरी रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस युद्ध जो कि सड़कों पर प्रत्येक जो रक्त के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो आज हमारे देश के जवान, मतलब जो भारतीय सेना, वो भी महसूस कर रही है। लेकिन आज वो सड़कों पर लड़ नहीं सकती है, उनके एरिया में 0% रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे आप उसके बाहर जाइए, आम नागरिक बदलना नहीं चाह रहा है, मतलब देश को महसूस नहीं कर पा रहा है। और एक सामान्य नागरिक के मरने से 92 लाख रुपए भारत सरकार के राजस्व का नुकसान है। अगर एक बाइक पर 2 लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो 1,80,00,000 रुपये हमारा आपका सबका लेकर के वो चल रहे हैं। तो ये जरूरी है कि जो हमारे देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, ये पैसा उनका है, जो कि आज जो युवा हैं उनके कंधे पर भारत का नेतृत्व करने का वो है। तो एक मूवी जो यही है कि उन युवाओं की सोच को बदले, इस भारत, जो इस आज़ाद भारत को कैसे हम खुशहाल भारत बनाएं, वो सोचेगी, वो एक लड़ाई लड़ेगी। क्योंकि वो हर दिन साइकिल लेकर निकल रहा है, बाइक लेकर के निकल रहा है, कोई कार से निकल रहा है। तो सड़क एक प्रगति के मार्ग है, बल्कि दुर्घटना के मार्ग नहीं है। और ये दुर्घटना के मार्ग को हर परिवार को समझने की ज़रूरत है। हर एक घर में वो छोटे बच्चे से साइकिल सिखाता है ना जी, उसी एज से हेलमेट। बिल्कुल। आई थिंक जो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कानून पास करवाया था, मेरा यही था कि जो आजकल के माता पिता जैसे स्कूल मतलब कॉलेज 12th पास करते हैं, बाइक दे देते हैं, स्कूटी बाइक, जस्ट लाइक बिग क्राइम। आप अपने बच्चे को तब तक बाइक स्कूटी ना दें जब तक ये सुनिश्चित न कर लें कि क्या उसको साइकिल के ऊपर हेलमेट लगाने की आदत बन गई है। हम बड़े कंट्रियों की बात करते हैं, वहाँ 90 ईयर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति भी घर से सिर्फ साइकिल लेकर निकलता है तो हेलमेट पहन के निकलता है, क्योंकि ये सुरक्षा की सोच उसके डीएनए में आ चुकी है। लेकिन हमारे भारत के अंदर नहीं है। और ये मूवी जो है हर भारत के नागरिक की एक डीएनए जैसी एक सोच बदलेगी, एक सुरक्षा की सोच, एक आंधी लेकर के आएगी। जो इधर कैसा है तो उधर पुलिस है, तो इधर कोई अदर रास्ता है, ऐसा देखता है। एग्जैक्टली, लोग पुलिस तक ही सीमित है, चलान तक ही सीमित है, लेकिन देश के प्रति कोई वो चीज़ें सीमित नहीं है कि हमें कैसे बदलना है, हम कब चुप्पी तोड़ करके लड़ाई को लड़े। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं 11 वर्ष से जो संघर्ष कर रहा हूँ, और आई थिंक मूवी के बाद भी आपकी स्टूडियो में बैठूंगा और आप खुद भी कहेंगे कि भारत के अंदर ऐसी सोच, ऐसे ऐसे चीज़ें वायरल हो रही है, ऐसे चीज़ें आ रही है, मूवी एज ए हिट हुई। सो रिसेंटली आप सोनू सूद को मिलता है ना जी। सो व्हाट ही टोल्ड, इज ही गिवन एनी एश्योरेंस आपको सपोर्ट करने के लिए? सोनू सूद जस्ट लाइक एक मतलब गुड हीरो, मतलब अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छा असूल में हमारे एक आज तक चैनल था GNT गुड न्यूज़ टुडे, उस पर एज ए मिले थे। बाकी उन्होंने मेरी जो जर्नी है जनता तक वो चीज़ें पेश की, काफ़ी वो चीज़ भी हुआ। उन्होंने कहा कि आप देश के हीरो हैं, मतलब जो कार्य कर रहे हैं सारा हर चीज़ें, लेकिन वही है कि व्यक्तिगत सड़कों पर लड़ाई, एक उम्मीदें थी कि हाँ कुछ हर किसी को होता है, एक आम पर्सन मैं भी सब कुछ रहा, अगर हीरो से मिलने के बाद ये चीज़ें लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं,
तो बट ये था कि लोगों को भी उम्मीदें बहुत थी कि नहीं सोनू सूद या ऐसे बड़े सेलिब्रिटी या मंच पे जाता हूँ या कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प मिलती होगी सारी हर चीज़ें, तो शायद वो उस समय मैं असफल रहा वो चीज़ें, वो कभी मतलब एक सपोर्ट्स वो चीज़ें नहीं जो आज मुझे यहाँ पर हैदराबाद में जो कि तेलुगु फिल्म धर्मेंद्र जो डायरेक्टर सर हैं हमारे, इनके माध्यम से जो मिल रही है, जो कि आज जो फिल्म की भी जो कमाई होगी या कुछ भी चीज़ें जो प्रॉफिट्स में आएगा उसका जो हिस्सा होगा वो मतलब अपने कैंपेन्स के लिए मतलब एक अच्छा सपोर्टिव एक ताकत बनेगा। आई थिंक हमें लगता है कि ईश्वर ने या जो मेरा मित्र जो दुनिया के लिए भले ही मर चुका है वो हमारे लिए जीवित है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भेजता रहता है, मिलवाता रहता है कि तुम कभी हताश मत मानना, कभी मतलब ये चीज़ें अपने आप को छोटा नहीं मानना, ये लड़ाई जब तक हो तब तक तुम जारी रखो और कभी भी मतलब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। तो ईश्वर गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट आपको? सर गवर्नमेंट अपनी जगह पर ठीक है, मैं कोई रूल्स पास करवाने के लिए अगर उनसे अपील करता हूं तो वो नो डाउट्स उसमें काफ़ी वो चीज़ें रहते हैं, नो हेलमेट नो पेट्रोल का हो गया, कई सारे टोल टैक्स पे मैंने कहा बिना हेलमेट कोई टोल टैक्स पास ना करे, गवर्नमेंट प्रशासन भी समझती है चीज़ें होती है, लेकिन फाइनेंशियल हेल्प में काफ़ी वो लोग मतलब वो चीज़ें नहीं आए कभी। बाकी ऐसे एक दोस्त की तरह हाँ जो मैं कहता हूँ उस बातों को भी समझते हैं, या फिर ये हो सकते हैं कि अपने दोस्त को खोने के बाद पता नहीं पागल हो चुका है क्या हो चुका है, ऐसी लड़ाई मतलब वही है ना, सिंपैथी देने के लिए हर कोई है, लेकिन एक दोस्त बनकर एक योद्धा की तरह लड़ाई लड़ने के लिए अभी तक कोई भी नहीं साथ दिया, तो है चल रहा है। हम ये जो सिनेमा बना रहे हैं कोई हम ये नहीं कि हम इस पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि यूथ को पता होना चाहिए कि ज़िंदगी कितनी अनमोल है। आप किसी के बेटे हो, किसी के भाई हो, जब एक घर का बेटे की डेथ होती है तो घर का उजड़ जाता है सब कुछ। तो सर हमारा सपना है कि इंडिया में हर राज्य में, हर ज़िले में, ब्लॉक में, तहसील में हम एक हेलमेट बैंक बनाएं, तो हम जो फिल्म की कमाई का बहुत सारा हिस्सा हम उसके लिए देंगे। ओके। ताकि किसी घर का कोई बेटा डेथ ना हो हेलमेट की वजह से। एक बड़े भाई की तरह ये जुड़ कर उन्होंने पहले कहा कि आपके मिशन हताश नहीं होना है, मैं आ रहा हूँ ताकि कुछ आपके लिए कुछ कर पाऊँ। तो धर्मेंद्र बगल से कुछ भी नहीं है, मतलब सर ठीक है मेरे कैंपेन का हिस्सा आपके मूवी के माध्यम से भी पता चल जाए, बल्कि वो परिवार जिन्होंने अपने को खोया वही मेरे साथ अगर मिशन का हिस्सा बन जाए वो मेरे लिए बहुत है चीज़ें। लेकिन सर सबसे बड़ा भरोसा एक डायरेक्टर पे या कॉन्सेप्ट पे एक प्रोड्यूसर का होता है। जैसे नंदकिशोर सर ने जब कॉन्सेप्ट सुना कि यार एक अब तक धोनी, मिल्खा सिंह ये सब बायोपिक बनी, लेकिन एक कॉमन मैन पे बायोपिक एक अलग मुद्दा है। तो सर थैंकफुल कि ये साउथ सिनेमा ही हो सकता है, बॉलीवुड में नहीं होगा सर। ओके। ये सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ही कर सकती है कि नहीं चल बनाते हैं। आप कोई बायोपिक्स दिखा है अभी तक? आप अभी धर्मेंद्र साहब बोल दिया ना, हाँ। धोनी जी, मैंने जैसे धोनी जी के ऊपर अभी 12th फिल्म मूवी आई, बहुत ही अच्छा लगा, उसमें कॉमन हीरो भी थे, कॉमन वो चीज़ें, क्योंकि आज हर युवा मतलब हर कहानी को ऐसे बायोपिक को अपने से जोड़ कर देखता है, वो चीज़ें ज़िंदगी का सफ़र लड़ाई लड़ रहा होता है चुनौतियों को, तो आज उसी तरीके से हर युवा मतलब अपने घर से सड़क से निकल रहा है मार्क अचीवमेंट को पाने के लिए, लेकिन उसको पता नहीं हादसे उसके साथ हो रहे हैं या उसके मित्र के साथ या उसके माता पिता के साथ एनी रिलेशन, वो कहीं ना कहीं ट्रामा सेंटर में हर दिन दिख जा रहा है, कोई ना कोई अपना कोई वो चीज़ें है। तो ये जो कहानी है जो मेरी भी है वो हर 1.4 बिलियन नागरिक की है, ये मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है, हालांकि ये है कि लड़ाई में लड़ रहा हूँ अपने देश के लिए, तो आज युवाओं को ज़रूरत है। धोनी जी की मतलब मूवी जो आई थी उसमें भी एक कैसे क्रिकेटर आज मैदान में होकर के वो भी हेलमेट पहन करके छक्के लगा रहा है, या हमारे देश की किसी आर्मी मतलब उसके सोल्जर के ऊपर वो चीज़ें जो ऐसे मूवी वो चीज़ें बनती है वो भी लगता है वो भी एक युद्ध हेलमेट पहन के ही लड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं भले ही कॉमन मैन हूँ, बट जो हेड को मतलब प्रोटेक्टिव मतलब भारत के सेविंग लाइफ के मतलब जीवन को सेव करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये लड़ाई वो है जो एक अदृश्य युद्ध की तरह है, सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान दिखाई देते हैं या शमशान घाट में जलती हुई लाशें दिखती हैं, बाकी उसके आगे तक कोई नहीं बढ़ पाता है। तो मेरी रहती है कि हम उस पीड़ित परिवार के लिए या उस चीज़ के लिए हम किस तरीके से उनको आगे लेकर के आएँ, जो आज भी मतलब हमारे भारत के अंदर 40% जनता मतलब शिक्षा से वंचित है, वो कहाँ से अपनी अधिकार ले पाएगी। और रोड एक्सीडेंट्स में तो ऐसे जैसे राज्य सरकार से भी कुछ योजनाएं बनाई गई है फाइनेंशियल के रूप में, केंद्र सरकार से भी, मोदी जी द्वारा भी 2 लाख रुपये एक्सीडेंटल बीमा, जो एग्रीकल्चर होते हैं जिनके पास अगर 1 बीघे भी लैंड होती है तो उनको 5 लाख मिलते हैं, ये राशि 95% पीड़ित परिवार तक पहुँच ही नहीं पाती है क्योंकि उनको पता। लेकिन एक मूवी होती है, हर घर में टीवी है, हर इंसान के हाथों में मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं एक सड़क दुर्घटना हर किसी की कहानी या घूमते रहती है अपने रिश्तेदारों रिलेशन में। आई थिंक ये मूवी अगर वो देखेंगे तो एक उनके परिवार के विकास के लिए भी जो उनके राइट्स है वो राइट्स उनको मतलब हमें भविष्य के लिए किस तरह से तैयार रहना है, तो वो आई थिंक एक बेनिफिट्स होगी। क्योंकि आज भी हमारे भारत के अंदर 70% लोगों के पास कोई एक्सीडेंटल बीमा ही नहीं है, कोई सेविंग मनी नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन भी टूट जाता है तो लोग दूसरे से उधार लेकर बनवाते हैं। तो आई थिंक ये मूवी उनके लिए पहले से ही मतलब एक
प्री प्लान में, ताकि उनको तैयार एक योद्धा के रूप में करने के लिए बेनिफिट्स तो अभी मार्केट में जी देर आर सो मेनी टाइप ऑफ हेलमेट्स. जी सो अभी तक आप 70,000 हेलमेट्स डोनेट किया ना. जी सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द हेलमेट? सर क्वालिटी एक तो हमारे भारत में आज भी जैसे 80% लोग डुप्लीकेट हेलमेट ही लगा रहे हैं, 20% और मैंने VSI स्टैंडर्ड्स का अच्छे क्वालिटी का जो हेलमेट पहुंचाया है हमने लोगों के लिए. जब मैं शुरुआती दौर में जब इस मिशन की शुरुआत की तो मात्र 100 रुपये का चालान था. तो आप सोच सकते हैं लोग 100 रुपये की ही हेलमेट खरीदते थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का हेलमेट, ऐसे अब घटिया क्वालिटी की हेलमेट लेते हैं वो आपके लिए जान के लिए कारण बन जाता है. एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो 1000 रुपये की फ़ीस होती है और आज अच्छे डॉक्टर मिलना मुश्किल हो गया है. तो एक अच्छे क्वालिटी का जो मैं हेलमेट देता हूं तो लोग समझते हैं कि इस तरह का हेलमेट होना चाहिए. और लोग ये सोचते हैं कि जब ये व्यक्ति 70,000 हेलमेट बांट सकता है मित्र खोने के बाद, तो मेरी जीवन क्या इतनी सस्ती हो गई है कि मैं 200-400 का. तो लोगों के ये भी सुझाव रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग मैसेज करते रहते हैं कि सर आई एम द हेलमेट मैन, ये देखिए मैंने हेलमेट ले लिया. बहुत ऐसे मदर होती हैं अपने बच्चे के लिए हेलमेट ला के बोलती है सर आपको सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर मैंने देख ली वीडियो, आज से मेरा बेटा भी हेलमेट मैन. तो ये छोटे छोटे जो आवाज़ जो अभी अदृश्य हैं वो लोग पेरेंट्स के द्वारा या वो चीज़ें मिल रहे हैं. और मेरे मिशंस के माध्यम से जो हाथों में हेलमेट देख करके लोगों को देते वक्त लोगों की सोच बदल जाती है कि अब डुप्लीकेट हेलमेट नहीं, हमें सही हेलमेट का चुनाव करना है. और बहुत लोग के क्वेश्चन भी रहते हैं कि सर हेलमेट लगाने से सर के बाल वो चीज़ें होते हैं, तो उसके बारे में लोग बोलते हैं कि ये सर के बाल कैसे बचें. तो जैसे पैरों में जूते ब्रांड पहनते हैं और जब तक आपके जूते का साइज़ कंफर्ट में नहीं आते हैं तब तक हेलमेट का भी सेम है, पैर का और हेड्स का कनेक्शन सेम है. क्योंकि आप जब 70 से 80 की स्पीड में चलते हैं तो ये 20 से 25 kg का वेट बनाता है. अगर हेलमेट ढीला होगा तो आपके बाल के साथ संघर्ष, आप बिल्कुल 40 साल में हो सकता है आपके बाल सर पे एक भी ना रहें. बट अगर आप हेड मैपिंग करके अपने बच्चे को, या बचपन से आपको आदत है आप अपने हेड के अनुसार हेलमेट लगाएंगे, आप किसी भी शोरूम में जा कर के लेंगे, तो आई थिंक आप एक स्मार्ट रोड यूजर भी कहलाएंगे और आपकी जिज्ञासा होकर के आप दूसरों को भी बताने में सफल रहेंगे. तो ये मूवी कहीं ना कहीं वो भी एक संदेश देगी. సార్ నిరంజన్ గారు, ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు హెల్మెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. సో మీ సినిమాలో హెల్మెట్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు? ఇంకా షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నాము, కొన్ని ప్రొఫైల్స్ వచ్చాయి, చూస్తున్నాం. చూసి ఎవరు కరెక్ట్ సూటబుల్ ఉంటారు. ఏంటంటే ఇది మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టు అండ్ మెసేజ్ చూడగానే గుర్తుండేలాగా మైండ్కి మనకి కొన్ని మూవీస్లోని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అలా మైండ్లో ఉండిపోతాయి. సో అలాగే ఎవరైతే బాగుంటారో అన్ని చూసి ఫైనలైజ్ చేద్దామని ఇంకా పెండింగ్ పెట్టాము. ఎప్పటి నుంచి షూటింగ్? మేబీ ఇంకొక 2 months, ఆగస్ట్ లోపల స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు రాఘవేంద్ర గారు దాదాపు ఇండియాలో 20 స్టేట్స్లో మొత్తం తిరిగారు, 70,000 హెల్మెట్స్ డొనేట్ చేశారు కదా. సో మీరు తన బయోపిక్ తీయబోతున్నారు కాబట్టి, సో తను ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, దగ్గర నుంచి తను తిరిగిన 20 స్టేట్స్ సంబంధించిన షూట్ కూడా చేయాలి. ఇది నిజంగా కొంచెం ప్రయాసతో కూడిందే. దానికి మీరు అంటే బిగినింగ్ మీ ప్రొడక్షన్ ఇదే ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి ఖర్చుకు అనేది వెనకాడకూడదు. సో మీరు దానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా? ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టుకి ఏదైతే చేయగలుగుతామో దానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే అండి, తనకి హెల్మెట్ మ్యాన్గా పేరు ఉంది. సో దీన్ని మనం క్యాష్ చేసుకొని మన సినిమా తీసి దాన్ని క్యాష్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఎవరికైనా ఉంటుంది, ఏ ప్రొడ్యూసర్కైనా. ఈవెన్ నాకు కూడా, నాకు అవకాశం దొరికితే నేను కూడా దీన్ని ఎంత తక్కువలో తీసి దాన్ని మనం క్యాష్ చేసుకుందాము అనే, అంటే స్వామి కార్యంతో పాటు స్వకార్యం కూడా మనం చూసుకోవాలనుకుంటాం. జనరల్గా అది హ్యూమన్ సైకాలజీ. బట్ ఇలాంటివి అలా చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్, ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్కి వెళ్ళి ఆయన ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు అవన్నీ తిరిగి ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ ఏదైతే ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ ఇంపాక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసి అది యాక్చువల్లీ మూవీలో పెట్టచ్చా పెట్టకూడదు అనేది మా డైరెక్టర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు. చేసి అది యాక్చువల్లీ పెడితే దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగం ఏంటి, అంటే ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది. కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి అవి మనకి అసలు మ్యాప్లో మనం చూసి కూడా ఉంటున్నాం. మేబీ అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి అది ఏదైనా మనం తీసేది ఏదైనా ఇన్స్పైర్ చేయాలి. అది స్క్రిప్ట్ మీద వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు సార్. అందులో నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు అంత ఎక్కువ, ఎందుకంటే నేను ఇంటర్ఫియర్ అవదలుచుకోలేదు. ధర్మేంద్ర గారు, जी सर, టోటల్లీ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट అని చెప్తున్నారు ఆయన. बिल्कुल बजट में. और हम 22 स्टेट में जब इनकी एक जर्नी है तो वो दिखाएंगे उसको, और ये डायरेक्टर का एक अपना विजन होता है वो कैसे दिखाएगा.
हम जाएंगे। और एक और बात कहूँ, जैसे सर इनका किरदार जो भी आर्टिस्ट निभाएगा वो उस नाम से पहचाना जाएगा, Okay. हेलमेट मैन। जैसे आज रॉकी, यश को रॉकी भाई बोलते हैं, प्रभास सर को आज बाहुबली बोलते हैं, तो वो उसकी यात्रा शुरू हो जाएगी इस किरदार को लेके। ओके, हैव यू आइडेंटिफाइड एनी पर्सन? सर मेरे अभी नहीं, मैं अभी क्या न, फर्स्ट ऑफ हम लोग कई सारे एक्टरों को मैं शॉर्ट लिस्ट किया हूँ, लेकिन हम लेंगे तेलुगु से ही, तेलुगु से। अरे वेरी गुड एक्टर, क्योंकि सर इनका किरदार निभाने के लिए सबसे पहले वो उसको हेलमेट मैन बनना पड़ेगा, नोटे राघवेंद्र। ओके। सो राघवेंद्र साहब, फाइनली यूथ को हम मैसेज देना है, सो अभी क्या बोलेंगे आप मैसेज देना पड़ेगा। ये जान बचा के अभी 70,000 पीपल को डोनेट किया, सो व्हाट यू से, यूथ ने हेलमेट कंपलसरी वेयर करना है, राइट। क्योंकि आज भारत का नेतृत्व भी यूथ ही कर रहे हैं। एक देखा जाए, आज चाहे बोर्ड टॉपर हो बच्चा, एक यूथ, वो देश के लिए कितना बड़ा एक नाम, एक सेलिब्रिटी बन जाता है। चाहे आईपीएस टॉपर होता है एक यूथ, वो भी एक देश के लिए सेलिब्रिटी बन जाता है। यहाँ तक कि क्रिकेट के मैदान में भी, अगर आईपीएल में भी अगर छक्के मार रहा है तो भी एक देश के लिए सेलिब्रिटी है। तो कहने का मतलब ऐसे कोई ना कोई, हर यूथ एक अपने आप में सेलिब्रिटी है। तो अगर ऐसे सेलिब्रिटी को हम रोड एक्सीडेंट्स में, सबसे ज़्यादा जो डेथ हो रही है वो 18 साल से 25 साल का युवा ही है, जो देश के प्रगति के लिए बहुत बड़ा उसका योगदान होता है। और वो जो कि एक घंटे में जो 20 लोगों की मौत हो रही है, उनमें से 8 लोग बिना हेलमेट के होते हैं, ये कितने बड़े दुख की बात है। तो मेरा यही यूथ को लिए मैसेज है कि मतलब जो मैं अपने मित्र को नहीं बचा पाया, क्योंकि मेरे मित्र की भी जो एज थी 24 ईयर्स थी, और उस समय मेरी 26 साल उम्र थी। उस 26 साल की उम्र में मैंने सब कुछ छोड़ करके एक अलग रास्ता तय किया, जहाँ पर उस रास्ते पर कुछ भरोसा नहीं था कि मतलब क्या होगा, अंधकार ही था मतलब। लेकिन फिर भी अपने देश के लिए, अपने यूथ को मरते हुए शमशान घाट में जलती हुई लाश है, मैंने अपने मित्र को भी शमशान घाट तक हिम्मत नहीं हुई वहाँ तक पहुँचने के लिए कि मैं जा कर के उसको देखूँ। और जो वादा, मतलब एक जो दोस्त के लिए सब कुछ किया हुआ था, तो मुझे लगता है कि आजकल के जो यूथ हैं वो दोस्ती को लेकर के बड़े कंप्लेंट, एक वो होते हैं, एक वार के रूप में रहते हैं कि अपने दोस्त के लिए कुछ भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी में अपने दोस्त को मरते हुए देख रहे हैं, जो बिना हेलमेट आज हमारी भारत की यूथ लगाना ही नहीं चाह रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट जो है, अगर एक यूथ मैं होकर के कर सकता हूँ, तो बाकी जो यूथ हैं वो अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, शायद मेरे से कई गुना वो आगे कर सकते हैं। दुनिया के आज वहाँ पे परचम पे लहरा रहे हैं। तो आई थिंक ये ज़रूरी है कि ये सुरक्षा कम से कम वो तभी परचम लहरा पाएगा जब वो सुरक्षित रह पाएगा। तो इस जिम्मेदारी से युवा ही लड़ सकता है, और हमारी देश की आर्मी भी है, वो यूथ ही होती है। కేవలం యూతే కాదు, పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి, గవర్నమెంట్స్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి స్ట్రిక్ట్గా. ఇప్పుడు మనకి ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి, హెల్మెట్ ధరించకపోతే మీకు ఫైన్ అంటుంది, కానీ అది దాన్ని స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేయడంలో మాత్రం ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం కూడా, ఇప్పుడు మనం ఏదో తొందరగా బండి మీద వెళ్తుంటాం, హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలంటే ఏముంది పక్కనే కదా అనుకుంటాం. బట్ అలా కాదు, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా నువ్వు బండి తాకగానే హెల్మెట్ అనేది నెత్తి మీద ఉండాలి అనే ఇది అటు మా వాహనాలను డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళల్లో ఉండాలి. వాళ్ళని పేరెంట్స్ గైడ్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ గైడ్ చేయాలి. సో అప్పుడే దీనికి శాశ్వతమైన పరిష్కారం అనేది వస్తుంది. సో ఈ విషయంలో ఆయన చేసిన కృషిని అసలు మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. సో ఆయన ఇన్స్పైర్ చేసుకొని చాలామంది రాఘవేందర్లు మన సొసైటీలో పుట్టుకు రావాలి. సో అది మీ సినిమా ద్వారా సాధ్యపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికీ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చూశారు కదా మన ఇండియన్ హెల్మెట్ మ్యాన్ రాఘవేంద్ర గారు, అలాగే రాఘవేంద్ర గారి బయోపిక్ని తీసుకురాబోతున్న ధర్మేంద్ర గారు అండ్ నందకిషోర్ గారితో మన స్పెషల్ చిట్ చాట్. మళ్ళీ మరో గెస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి.